सोचिए, साल है 1947, महीना अगस्त का। दिल्ली का एक बंद कमरा और उस कमरे में एक आदमी जो नक्शे पर कुछ लकीरें खींच रहा है। उसके पास क्या था? कुछ पुराने नक्शे, आबादी के कुछ अधूरे से आंकड़े और बस एक पेंसिल। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उस एक पेंसिल से खींची जा रही वो लकीर 2 करोड़ लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी, लाखों लोगों की जान लेने वाली थी। तो आखिर ये आदमी था कौन? इनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। इंग्लैंड के एक बहुत माने हुए वकील थे, पर मजे की बात यह है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत आए ही नहीं थे और इसी वजह से उन्हें चुना गया था भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा खींचने के लिए। ब्रिटिश सरकार को एक ऐसा ही तो इंसान चाहिए था जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, जिसे ना कांग्रेस से कोई लेना देना हो, ना मुस्लिम लीग से और ना ही इस जमीन से कोई लगाव। और उनकी खींची उस एक लकीर की इंसानी कीमत क्या थी? जरा इस आंकड़े को देखिए। 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज पलायन था। और मारे कितने गए? लाखों। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो चलिए अब उस आदमी से आगे बढ़कर जरा नतीजों पर गौर करते हैं। देखिए, अंग्रेजों को यह एहसास तो हो चुका था कि वो एक ऐसे बारूद के जहाज पर बैठे हैं जिसमें आग लग चुकी है। तो लॉर्ड माउंटबेटन की पॉलिसी बिल्कुल साफ थी, बांटो और निकलो। और बस इसी जल्दबाजी में उन्होंने इतिहास का शायद सबसे खतरनाक फैसला ले लिया। रैडक्लिफ को एक पूरे उपमहाद्वीप को बांटने के लिए कितने दिन मिले होंगे? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 36 दिन। सोचिए, एक नामुमकिन सी डेडलाइन। और काम किसके सहारे करना था? कुछ पुराने, भरोसे के लायक नहीं नक्शे और आबादी के आधे अधूरे आंकड़े। कमाल की बात तो यह है कि 15 अगस्त तक सीमा तय हो भी गई थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे 2 दिनों तक सबसे छुपा कर रखा। उनकी सोच थी कि लोग पहले आज़ादी का जश्न तो मना लें। और जानते हैं, बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हो रहा था, हर एक चीज का बंटवारा हो रहा था। हर फाइल, हर कुर्सी मेज, यहां तक कि हर पेन। लेकिन सबसे अजीब किस्सा तो बंगाल सरकार की उन 60 बत्तखों का है जिन्हें इंग्लैंड से मंगवाया गया था। अब सवाल यह था कि बत्तखें पश्चिम बंगाल की हैं या पूर्वी बंगाल की, या फिर 30-30 बांट दी जाएं। मतलब इस हद तक बंटवारा हो रहा था। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 15 अगस्त, आज़ादी का दिन। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लोग लाहौर से आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर इन ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, खचाखच भरी होती थी। लेकिन जब ये ट्रेन आई तो प्लेटफॉर्म पर एक अजीब, दिल दहला देने वाला सन्नाटा पसर गया। किसी ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई उतरा ही नहीं। और जब दरवाजे खोले गए तो सामने जो नज़ारा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरी की पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, कोई नहीं बचा। ट्रेन के डिब्बे पर चौक से बड़े बड़े अक्षरों में एक पैगाम लिखा था। ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारा आज़ादी का तोहफा है। ये उन घोस्ट ट्रेन्स या कहें भूतिया ट्रेनों में से सिर्फ एक थी, जो उस भयानक हिंसा का प्रतीक बन गईं जिसने पूरे पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसी ट्रेनें दोनों तरफ से आ जा रही थीं, बस इंसानी लाशें ढोती हुईं। पंजाब में तो जो हो रहा था वो दिल दहलाने वाला था ही, लेकिन एक और शहर था जो तबाही के मुहाने पर खड़ा था, और वो था कोलकाता। सरकार का असली डर यही था। क्यों? क्योंकि पंजाब के लिए तो फिर भी 55,000 सैनिकों की एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी, जो खैर पूरी तरह नाकाम रही। लेकिन बंगाल के लिए उनके पास कोई सेना बची ही नहीं थी। माउंटबेटन ये बात अच्छी तरह जानते थे कि कलकत्ता की तंग गलियों में अगर एक बार दंगे भड़क गए तो दुनिया की कोई फौज उसे रोक नहीं पाएगी। उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी और इसीलिए वो पहुंचे महात्मा गांधी के पास। उन्होंने गांधी जी से गुहार लगाई कि वो अपनी शख्सियत और अहिंसा की ताकत से वो कर दिखाएं जो कोई सेना नहीं कर सकती। और गांधी जी का तरीका वो हैरान करने वाला भी था और हिम्मत भरा भी। वो कोलकाता पहुंचे और जानते किसके साथ रहने लगे? एच.एस. सुहरावर्दी के साथ। वही आदमी जिन्हें कई हिंदू कलकत्ता का कसाई कहते थे। और गांधी जी की शर्त बिल्कुल साफ थी, अगर एक भी जान गई तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, मरते दम तक। और फिर वही हुआ जिसे कलकत्ता का चमत्कार कहा जाता है। जब हिंसा दोबारा भड़की तो गांधी जी ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया और सिर्फ 73 घंटों के अंदर पूरा शहर शर्म से झुक गया। दंगाइयों के गुटों के सरगना खुद गांधी जी के पास आए, अपने जुर्म कबूले और उनके पैरों में अपने हथियार डाल दिए। और गांधी जी ने उनसे सिर्फ एक बात कही, अब उन्हीं की हिफाजत करो जिनकी जान लेने निकले थे। लेकिन 1947 की चुनौती सिर्फ बंटवारे तक ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी समस्या थी
जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है, और वो थी रियासतों की समस्या। ब्रिटिश भारत के अंदर एक दो नहीं बल्कि 565 आज़ाद रियासतें थीं। हर रियासत का अपना राजा या नवाब, और अब अंग्रेजों के जाने के बाद ये सब आज़ाद थे अपना भविष्य चुनने के लिए, चाहे तो भारत में शामिल हों, चाहे तो पाकिस्तान में, या फिर एक अलग आज़ाद मुल्क बन जाएं। सरदार पटेल इस खतरे को बखूबी समझ रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये सारी रियासतें आज़ाद हो गईं तो भारत का नक्शा एक स्विस चीज़ जैसा दिखेगा, जिसमें 500 से ज़्यादा छेद होंगे। सोचिए, एक ऐसा बिखरा हुआ देश जिस पर ना शासन करना मुमकिन होता, न जिसकी रक्षा की जा सकती, और ना ही जिसे कभी एक किया जा सकता। तो बस यहीं से शुरू हुआ इन 565 शासकों को एक नए भारत में शामिल होने के लिए मनाने का वो विशाल काम। और इस मिशन की बागडोर थी 3 लोगों के हाथों में: सरदार पटेल, उनके सबसे भरोसेमंद अफसर वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबैटन। पटेल और माउंटबैटन के बीच एक मजेदार सौदा हुआ जिसे सेबों की टोकरी का नाम दिया गया। पटेल ने माउंटबैटन से कहा, आप मेरे लिए सेबों से भरी एक टोकरी लाइए और मुझे उसे स्वीकार करने में खुशी होगी। यहाँ हर रियासत एक सेब की तरह थी। सौदा ये था कि माउंटबैटन अपने शाही ताल्लुकात का इस्तेमाल करके राजाओं को मनाएंगे और बदले में भारत उन्हें उनके खिताब, महल और सारे विशेषाधिकार रखने देगा। लेकिन ये बातचीत कोई चाय पर चर्चा नहीं थी। इसमें जबरदस्त ड्रामा भी था। एक किस्सा सुनिए। जोधपुर के युवा महाराजा ने जब विलेपत्र पर दस्तखत कर दिए तो ठीक उसके बाद उन्होंने अपनी कलम के आकार की एक पिस्तौल निकाली और सीधा वीपी मेनन के सिर पर तान दी और कहा, मैं तुम्हारी धमकियों के आगे नहीं झुकूंगा। सोचिए, माहौल कितना तनाव भरा होगा। बाद में माउंटबैटन को बीच बचाव करना पड़ा। इस एकीकरण की उलझनों को समझना हो तो जूनागढ़ और कश्मीर के मामले सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू। जूनागढ़ में शासक मुस्लिम पर ज्यादातर आबादी हिंदू, और कश्मीर में शासक हिंदू और ज्यादातर आबादी मुस्लिम। जाहिर है, दोनों ही मामलों ने बहुत बड़ी चुनौती पेश की। कश्मीर में महाराजा हरी सिंह तो एक आज़ाद मुल्क का सपना देख रहे थे, पर पाकिस्तान ने उन पर दबाव बनाने के लिए कबायली हमलावर भेज दिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इन्हीं हमलावरों की लालच ने अनजाने में घाटी को भारत के लिए बचा लिया। हुआ ये कि वो बारामूला में लूटपाट करने में इतने मशगूल हो गए कि भारतीय सेना को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने और उसे सुरक्षित करने का वो कीमती वक्त मिल गया जिसकी सख्त जरूरत थी। इसके बाद ही महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत। तो आइए अब कहानी के आखिर में 1947 की दोहरी यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग विरासतों को समझने की कोशिश करते हैं। यही 1947 की असली कहानी है। एक ही साल जो एक भयानक त्रासदी भी था और एक अविश्वसनीय चमत्कार भी। एक तरफ बंटवारा राजनीति की वो नाकामी थी जिसने बेहिसाब दर्द और पीड़ा को जन्म दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 565 रियासतों का भारत में मिलना नामुमकिन हालातों में हासिल की गई एक शानदार जीत थी। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि एक राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? क्या सिर्फ नक्शों पर लकीरें खींच देने से, या फिर ये उस देश के लोगों के संकल्प, उनकी बातचीत और एक साथ रहने की इच्छा का नतीजा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।